कार्तिक को इतना गुस्से में देखकर कियारा ने उसे शांत करते हुए कहा, कार्तिक, उन लोगों का रिएक्शन गलत नहीं है। तुम एक राजा की तरह हो, तुम्हें सब लड़कियां पसंद करेंगी, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किसे पसंद करते हो। और रही बात रिद्धिमा और सिया की, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें कंपनी से निकालना चाहिए। तुम बोल रहे हो सिया एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है और हमारी पहली 2 फिल्मों की उसकी वजह से बहुत कमाई हुई है, बहुत नाम हुआ है। सिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना ठीक नहीं। और रही बात रिद्धिमा की, तो वो तुम्हारे बचपन के दोस्त है। अगर तुम्हें लगता है कि उनका इंटरफेयर ज़्यादा हो रहा है तो तुम उन्हें किनारे कर दो, बस प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखो। और रही बात मेरी, तो मैं उन लोगों से अपने लेवल पर निपट लूँगी। तुम बिना वजह परेशान मत हो और अपनी एग्जीबिशन पर ध्यान दो। एक बात और कार्तिक, तानिया की चिंता मत करना। मैं और मैगी हैं यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए। शूटिंग पूरी हो गई है, अब मैं सीधा तुम्हारे घर जा रही हूँ। 1-2 दिन में तुम वापस आ जाओगे, तब तक मैं घर पर ही हूँ। कार्तिक ने जब देखा कि कियारा बहुत समझदारी वाली बातें कर रही है, तो कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम सब लोग बहुत जल्दी बड़े हो गए? मुझे तो मेरी मजबूरी की वजह से बड़ा होना पड़ा, पर तुम भी काफी जल्दी मैच्योर हो गई हो। कुछ साल पहले तक हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, छोटी छोटी बातों पर तुम नाराज हो जाया करती थी, पर अब देखो तुम हर चीज को हैंडल करना सीख गए हो। बस एक बार ये एग्जीबिशन पूरी हो जाए ना, उसके बाद कुछ दिनों में मैं तुमसे शादी कर लूंगा और ऑफिशियली मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूंगा। उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत बोले। मैं जानता हूँ कि सिया की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एक वक्त पर मेरा उसके साथ रिश्ता रहा था। मेरी ही गलती की वजह से वो इतना बोल पा रही है। पर तुम चिंता मत करो, हमारी शादी हो जाएगी तो किसी के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कियारा ने जैसे ही सुना कि कार्तिक जल्दी ही उससे शादी करने वाला है, तो वो बहुत खुश हो गई और फोन पर ही कार्तिक को किस देते हुए बोली, शादी वाली बात करके तुमने सच में मुझे बहुत खुश कर दिया। जल्दी से आ जाओ, पूरी प्लानिंग करेंगे। और इतना कहकर कियारा ने फोन रख दिया। कार्तिक आज बहुत खुश था क्योंकि काफी दिनों के बाद कार्तिक ने कियारा की आवाज सुनी थी और इसीलिए कार्तिक रिलैक्स होकर आराम कर पा रहा था। अगले ही दिन सुबह तैयार होकर कार्तिक जल्दी ही एग्जीबिशन के लिए चला गया। कार्तिक देखना चाहता था कि एग्जीबिशन में कितना दम है, और जैसे ही कार्तिक एग्जीबिशन के मेन गेट के पास आया तो वो काफी हैरान रह गया क्योंकि यहाँ पर पहले से बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। कार्तिक अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए वो भी बाकी लोगों की तरह लाइन में लग गया। उसने बड़ी सी टोपी और आंखों पर बड़े चश्मे पहन लिए ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, और साधारण लोगों की तरह जाकर लाइन में लग गया। आसपास में खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस प्रोडक्ट का असली मालिक कौन है और ये फाइटिंग इक्विपमेंट कहां से आए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्हें डर लग रहा है कहीं आगे जाकर कुछ गलत ना हो जाए। तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? डिफेंस एग्जीबिशन प्रिंस अब्दुल होस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक गारंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें भी पता है कि प्रिंस अब्दुल को रॉयल फैमिली में ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई। अगर आगे चलकर कोई दिक्कत हो गई तो हमें कोई जवाब नहीं देना होगा। एक प्रिंस को अपनी फैमिली में ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी, ऐसे में उसे किसने इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का एजेंट बनाया है? तुम सही कह रहे हो, पर मुझे लगता है कि आज की एग्जीबिशन के बाद प्रिंस अब्दुल का काफी नाम हो जाएगा और अब प्रिंस अब्दुल और ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट प्रिंस नहीं रहेंगे। उनका स्टेटस किसी रॉकेट की तरह एकदम से ऊपर जाएगा। कार्तिक जो बगल में खड़ा होकर सारी बात सुन रहा था, इस वक्त उसका मन हंसने को कर रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि प्रिंस अब्दुल ने अपनी रेपुटेशन और वैल्यू बढ़ाने के लिए इस एग्जीबिशन को रखवाया था, जिसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रहा था। आसपास के देशों में प्रिंस अब्दुल की पहुंच बढ़ जाएगी और एजेंट होने के नाते हर कोई उसी से कनेक्ट करेगा, जिससे धीरे धीरे प्रिंस अब्दुल के कनेक्ट्स बढ़ते जाएंगे और उन्हें रॉयल फैमिली में बाकी लोगों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्तिक के सामने 2-3 लोग खड़े हुए थे, वो आपस में ही बातें कर रहे थे। ये सब तो ठीक है भाई, पर मैंने देखा है कि तुम अपने साथ बहुत बड़ी टेक्निकल टीम लेकर आए हो। लगता है तुम यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं बल्कि खरीदने के लिए भी आए हो। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने आए हैं क्योंकि हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। वो सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत स्लो है। ऐसे में अब हम लोगों तक प्रोडक्ट आते आते बहुत टाइम हो जाएगा। रशियन आदमी ने कहा,
हमारे देश में तो पहले ही आसपास के स्टेट से लड़ाई चल रही है। ऐसे में हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के इक्विपमेंट्स की। टाइम बहुत बदल गया है, बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के हम लोग अपनी राजशाही को बनाए नहीं रख सकते, चाहे डेमोक्रेसी हो या ना हो। पर काम अभी भी किंगडम के तरीके से ही करना पड़ता है। कार्तिक और उसके पीछे खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी ध्यान से इन लोगों की बातें सुन रहे थे। इन लोगों को इतना गहरा डिस्कशन करते हुए देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जोर जोर से हंसना चाहते थे। सामने खड़े लोग मन ही मन प्लानिंग कर रहे थे कि वो लोग प्रिंस अब्दुल को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देकर खुश कर देंगे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा हथियार मिल सके। इन्हें पता ही नहीं था कि प्रिंस अब्दुल तो खुद कार्तिक के आगे पीछे घूम रहे हैं ताकि फिर से अपनी पोजीशन को और अच्छी कर सके। जिस मैन्युफैक्चरर को ये लोग खुश करना चाहते थे वो तो जस्ट उनके पीछे ही खड़ा था, उनकी सारी बातें सुन रहा था। ये देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मुंह दबाकर हंसने लगे। इन लोगों को हंसते हुए देखकर कार्तिक ने गुस्से से उन लोगों से कहा, तुम लोग हंसना बंद करो। अगर तुम्हारी वजह से मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई ना, मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा। कार्तिक की बात सुनकर पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, सर हम हंसना तो नहीं चाहते पर हमारी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने कार्तिक को छेड़ते हुए कहा, सर क्यों ना हम इन लोगों को चुपचाप बता दें कि ये सारे प्रोडक्ट आप ही बना रहे हैं और फिर इन्हें डराएं, बहुत मजा आएगा। अपने सबऑर्डिनेट्स की ऐसी बातें सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए और गुस्सा करके डांटते हुए कहा, तुम सब लोग दफा हो जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर लोगों को डराने नहीं आया हूँ। कार्तिक अपने लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक महंगी लग्जरी गाड़ी पर गई जो मिट्टी उड़ाते हुए उन्हीं की तरफ आ रही थी। कार्तिक को यह गाड़ी जानी पहचानी लग रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस गाड़ी को कहाँ देखा था। तभी उस गाड़ी से दुबई का एक शेख मोहम्मद कैफी बाहर आया। मोहम्मद कैफी को देखकर कार्तिक समझ गया कि ये तो वही आदमी है जो कल रात कार्तिक से उसके होटल में टकराया था और जिससे कार्तिक की लिफ्ट को लेकर बहस हुई थी। कार्तिक ने क्यूरियस होते हुए खुद से कहा, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। एक्चुअली मोहम्मद कैफी दुबई से नहीं थे बल्कि ओमान से थे और वहां पर उनका बड़ा नाम था। उन्हें अपनी शान और शौकात और पैसों से बहुत घमंड था, पर ओमान देश जल्दी से लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता था। इसी वजह से कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि ओमान देश के लोग कार्तिक के बनाए अनमैन्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट खरीदने क्यों आए हैं। कार्तिक भी अपनी बारी आने पर अंदर चला गया। कुछ लोग उसे इन प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते थे, पर कार्तिक तो खुद इन प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से जानता था। उसे किसी के बताने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो खुद ही इधर उधर घूमने लगा। यहाँ ज्यादातर लोग एग्जीबिशन देखने आए थे, जबकि कार्तिक इन लोगों को देखने आया था। कार्तिक जानबूझकर इधर उधर घूम रहा था ताकि आसपास के लोगों की ओपिनियन जान सके और ये बात भी जान सके कि उसके प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या सोचते हैं, और अगर कोई कमी है प्रोडक्ट में तो कार्तिक उन्हें वक्त रहते सुधरवा ले। 2-3 घंटे यहाँ रुकने के बाद कार्तिक ने देखा कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ गई और हर कोई इन प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। हर कोई इधर उधर प्रिंस अब्दुल को ढूंढ रहा है ताकि ऑर्डर बुक करवा सके, क्योंकि सबको पता था कि प्रोडक्शन स्लो है और इसीलिए जो जल्दी ऑर्डर देगा उसका ऑर्डर पहले फुलफिल होगा। कार्तिक ने देखा कि ये एग्जीबिशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गई है और इसीलिए कार्तिक अब बस यहाँ से वापस जाना चाहता था ताकि वक्त रहते अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि अब यहाँ पर दूर दूर तक धूल खाने के अलावा कोई काम बाकी नहीं था। कार्तिक यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा प्रिंस अब्दुल उसे फोन कर रहे हैं। कार्तिक ने जैसे ही फोन उठाया तो प्रिंस अब्दुल ने दूसरी तरफ से कहा, सर एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए। कार्तिक ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो थोड़ा और हैरान हो गया। हैरान होते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या कोई बड़ी बात है। कार्तिक जानता था कि प्रिंस अब्दुल एजेंट बन गए हैं तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर रिसीव करने और उन्हें फुलफिल करने का ही काम है। ऐसे में कौन सी नई दिक्कत उन्हें आ सकती है जो वो खुद हैंडल नहीं कर सकते। कार्तिक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक से कहा, ओमान से आए हुए प्रिंस अब्दुल कैफी ने और उनके लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया और वो लोग चाहते हैं कि पहले उनका ऑर्डर पूरा किया जाए। कार्तिक को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए उसने प्रिंस अब्दुल से कहा, अगर उन्हें पहले ऑर्डर पूरा करवाना है तो तुम उनका ऑर्डर पूरा कर दो। वैसे उन लोगों को कितनी यूनिट खरीदनी है। कार्तिक का सवाल सुनकर प्रिंस अब्दुल ने जवाब देते हुए कहा,
इन लोगों को 10,000 बड़े ड्रोन्स चाहिए। जैसे ही कार्तिक ने ये सुना, वो एकदम से हैरान रह गया। कार्तिक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कंफर्म करते हुए पूछा, कितनी यूनिट चाहिए? कार्तिक को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग रोजाना ज्यादा से ज्यादा 100 यूनिट बना पा रहे थे। ऐसे में एक साथ 10,000 यूनिट ड्रोन्स देना बहुत बड़ी बात थी। अगर बड़े ड्रोन्स रोजाना मैन्युफैक्चर किए जाएं, तो एक दिन में कार्तिक सिर्फ 10 बड़े ड्रोन्स ही मैन्युफैक्चर कर पाएगा। ऐसे में 10,000 यूनिट्स बनाने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे ओमान में रहने वाले लोग या तो पागल हो गए या फिर ये लोग मजाक कर रहे हैं। इतने शांत देश को इतने सारे ड्रोन्स की क्या जरूरत आ गई? कार्तिक को समझते देर नहीं लगी कि ओमान अपने आप को अब और ज्यादा कमजोर नहीं दिखा सकता है। वो जरूर अपनी ताकत अंदर ही अंदर बढ़ा रहा है और अब वो अपने आसपास के देशों पर अटैक करने के बारे में सोच रहा है, ताकि अपने आप को इजराइल और इराक की तरफ बड़े देशों में शुमार कर सके। कुछ सोचकर कार्तिक ने अपने बगल में खड़े सबॉर्डिनेट विवान से पूछा, क्या पिछले कुछ टाइम में ओमान के आसपास के किसी देश के साथ कोई भी झगड़ा हुआ है क्या, या इन लोगों में कोई विवाद चल रहा है? अब क्या करेगा कार्तिक इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए? कैसे देगा वो 10,000 बड़े ड्रोन्स एक साथ ओमान को? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या असर होगा इसका इंडिया पर? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ। सभी दोस्तों की हेल्प की जरूरत है। सभी दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। चैनल की लिंक कमेंट में दे गई है।